जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो मध्यकालीन इतिहास का दूसरा भाग है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। ये जितना भी क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आता है दोस्तों। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और जब कोई भी एग्जाम देंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और गलत भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और हालांकि ये दूसरा भाग है, इसका पहला भाग में ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है वीडियो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एक एक कर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। यदि आपसे पूछ देगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था तो याद रखिएगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम, ठीक है दोस्तों। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है, याद रखिएगा, पूछ देगा कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था। दिल्ली का शासक यानी कि बाजीराव प्रथम ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक कौन था? तो मुगल बादशाह मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह, मुगल बादशाह मुहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक था और बाजीराव प्रथम से भयभीत होकर के डर कर वह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो था सभी पेशवाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं ताकतवर पेशवा था, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया था कि 1728 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा युद्ध, ठीक है। पालखेड़ा के युद्ध में इसने निजामुल मुल्क को हराया था। किसे हराया था? निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क को इसने हराया था। क्वेश्चन देता है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में, ठीक है। निजामुल मुल्क को बाजीराव ने क्या किया था? हराया था, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कब हराया था? तो 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने किसे हराया? तो निजामुल मुल्क को हराया था, ठीक है। अब इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि मस्तानी नामक महिला का संबंध किस पेशवा से था? पूछता है किस पेशवा से था। तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम से मस्तानी नामक महिला का संबंध था जिसके लिए बाजीराव बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पेशवा कौन थे? पूछता है कि पेशवा कौन थे। तो याद रखिएगा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री, ठीक है। मराठा साम्राज्य कौन थे? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो पेशवा होते थे, ठीक है। और पेशवा रहते कहां थे? पेशवा कहां रहते थे? तो क्वेश्चन पूछता है पेशवा कहां रहते थे? तो पुणे में रहते थे दोस्तों। याद रखिए क्वेश्चन बनता है, पूछता है मराठा साम्राज्य के पेशवा कहां रहते थे? तो पुणे में रहते थे, ठीक है। और मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन होता था? तो पेशवा होता था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और सभी पेशवा में क्या था? बालाजी प्रथम जो था सबसे अधिक शक्तिशाली एवं ताकतवर था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किस मुगल बादशाह का चिकित्सक था? आपसे पूछ देगा कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किस मुगल बादशाह का चिकित्सक था। तो याद रखिएगा किस मुगल बादशाह का? तो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? पूछ देगा कि औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? तो फ्रांकोइस बर्नियर। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यह जो औरंगजेब था मुगल बादशाह में सबसे ज्यादा जो था ना क्रूर शासक था, सबसे ज्यादा क्रूर शासक था, ठीक है। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
जिंदा पीर, ठीक है दोस्तों, जिंदा पीर। क्वेश्चन पूछता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यह इतना क्रूर शासक था औरंगजेब मुगल बादशाहों में, इसने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतरवा दिया था, केवल इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण। साथ ही न जाने कितने हजार हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था इसने। साल 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा, साल 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को हिंदू हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था, तो औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब। याद रखिएगा दोस्तों, साल 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को किसने तोड़ने का आदेश दे दिया था, तो औरंगजेब ने, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कि साल 1675 ईस्वी में, साल 1675 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है, सिखों के 9वें गुरु, ठीक है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है, सिखों के गुरु 9वें तेग बहादुर की हत्या करवाता है। कहां करवाता है, तो भी याद रखिएगा, दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के पास, ठीक है, दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के पास जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाता है। अच्छा, क्यों हत्या करवाता है पता है, याद रखिएगा, इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था, 1675 ईस्वी में। क्यों करवाया था, तो इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण। कहां करवाया था, तो दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के पास। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन जितना है सब रिलेटेड क्वेश्चन इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु हमेशा पूछता है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी, तो साल 1707 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। यदि आपसे पूछ देगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। निर्माण पूछेगा तब, लेकिन यदि पूछ देगा कि आपसे इसकी डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइन या कहे रूपरेखा, डिजाइन या ताजमहल का रूपरेखा किसने निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, उस्ताद ईसा, ठीक है, उस्ताद ईसा जो था, इसने ताजमहल का डिजाइन का निर्माण कराया था या रूपरेखा का, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा मुख्य स्थापत्य कलाकार, ठीक है, पूछ देगा आपसे कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार, यानी कि ताजमहल को मेन बनाने वाला कौन था, मुख्य कलाकार जो था वो कौन था, तो याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो था, इसका ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार यानी कि मुख्य बनाने वाला था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर डिजाइन की बात कर देगा कौन सा, यानी कि रूपरेखा, तो उस्ताद ईसा, याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किसकी याद में बना था, ठीक है, किसकी याद में ताजमहल बना था, तो याद रखिएगा, मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल, यानी कि इसे कहा जाता था, क्या पता है, अर्जुमंद बानो बेगम। ये किसकी बेगम थी, तो शाहजहां की बेगम थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो प्यार से मुमताज महल कहता था, ठीक है। और क्वेश्चन याद रखिएगा कि यह इसकी कब्र के ऊपर बना था, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, किसके कब्र के ऊपर ताजमहल बना है, तो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल, कोई भी ऑप्शन में दोनों में से एक दिया रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, प्रेम का प्रतीक किसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन दिया रहेगा, पूछ देगा इनमें से कौन प्रेम का प्रतीक है, तो याद रखिएगा,
ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। पूछ देगा कहाँ है ताजमहल, तो याद रखिएगा आगरा में है, आगरा। और आगरा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के किनारे है। पूछ देगा आपसे कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस किसकी रचना है। पूछ देगा आपसे रामचरितमानस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस की रचना किया था। भगवान राम के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे, इसीलिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। आपको कहीं कहीं गोस्वामी देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट दे देगा तुलसीदास, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यदि राज्य दे देगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन राज्य में अंतर्गत पूछ देगा और कहाँ हुआ था, किस जिला में हुआ था, तो जिला भी याद रखिएगा गोस्वामी तुलसीदास का क्या था, बांदा जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, तुलसीदास तुलसीदास किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, पूछता है किसके समकालीन थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे या किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा अकबर के, अकबर, मुगल बादशाह अकबर के। एक और नाम याद रखिएगा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है। दोनों में से यदि कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो मुगल बादशाह अकबर के भी समकालीन थे और महाराणा प्रताप के भी समकालीन थे दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है। यदि आपसे पूछ देगा कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा बाबर की। बाबर ने जो कुछ पुस्तक लिखा था, आत्मकथा लिखा था, उसका नाम था बाबरनामा। ये किस भाषा में था, तो याद रखिएगा तुर्की में, तुर्की भाषा में इसने लिखा था, तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा था। लेकिन यदि पूछ देगा कि बाबरनामा को फारसी में किसने लिखा, बाबरनामा को फारसी में क्या नाम है, तो याद रखिएगा तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी फारसी में है, लेकिन इसकी फारसी में रचना किसने किया था, फारसी में रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है, तो अब्दुल रहीम खान खाना की, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की। लेकिन तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था फारसी में, तो अब्दुल रहीम खान खाना फारसी में लिखा था। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा थी, किस भाषा में थी, तुर्की भाषा में। लेकिन तुजुक ए बाबरी की रचना किया था फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन ये किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि ये तो हो गया तुजुक ए बाबरी, ठीक है। अब एक और बनता है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। पूछ देगा तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा जहांगीर की, जहांगीर, ठीक है। तुजुक ए जहांगीर किसकी आत्मकथा है, तो जहांगीर की, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब जहांगीर की मौत हो जाती है, जहांगीर की मौत, यानी कि तुजुक ए जहांगीरी के पूरी तरह से इसने निर्माण नहीं किया था, पूरी कंप्लीट करने से पहले इसकी मौत होती है, तो देता है जहांगीर के मौत के बाद, जहांगीर के मौत के बाद तुजुक ए बाबरी को किसने पूरा किया, मौत के बाद किसने पूरा किया, तो याद रखिएगा मोतबिंद खान, मोतबिंद खान, ठीक है। मोतबिंद खान ने तुजुक ए जहांगीर के मौत के बाद पूरा किया था। क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए जहांगीर की पूरा किसने किया था, आत्मकथा जहांगीर का जो था, तो मोतबिंद खान है, ठीक है दोस्तों। एक दो और क्वेश्चन है, जैसे कि फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, आत्मकथा,
ठीक है। आपसे पूछ देगा कि फतुहात फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो आत्मकथा है क्या है, फतुहात फिरोज शाही दोस्तों, याद रखिएगा। एक और है, जानते हैं क्या, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, रचना, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, तो जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, जियाउद्दीन बर्नी। लेकिन किसके बारे में है, किस शासक के बारे में पूछ देगा। तारीख फिरोज शाही की रचना किया था जियाउद्दीन बर्नी है, लेकिन किस शासक के बारे में है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है तारीख फिरोज शाही, लेकिन इसकी रचना किसने किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों। एक और क्वेश्चन बनता है कि मुगल काल में, कहता है कि मुगल काल में किन दो शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा था, तो एक है बाबर, जो कि बाबर नाम ने लिखा था, और एक है जहांगीर, जिसने तुजू के जहांगीरी आत्मकथा लिखा था। लेकिन सल्तनत काल में किसने आत्मकथा लिखा था, तो याद रखिएगा सल्तनत काल में लिखा था फतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट है, फतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, लेकिन तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या है कि किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, पूछ देगा आपसे किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो याद रखिएगा 2 बार राज्याभिषेक करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब करवाया था, देखिए पहली बार इसने राज्याभिषेक अपना कब करवाया था, धर्मट युद्ध, ठीक है। धर्मट युद्ध के बाद पहली बार जो है औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवाया था। कब हुआ था धर्मट युद्ध, तो 31 जुलाई 1658 को, 1658 को। और कहां करवाता है पता है, तो आगरा में, आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और दूसरी बार कब करवाता है पता है, तो दूसरी बार देवराई युद्ध के बाद, देवराई युद्ध के बाद कब ये करवाता है, तो 5 जून 1659 ईस्वी को, ठीक है। 5 जून 1659 को कहां करवाता है, तो दिल्ली में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उनके पुत्रों के बीच में, ठीक है। तो औरंगजेब जो है युद्ध करता है, धर्मट का युद्ध पहली बार युद्ध में जब 31 जुलाई को होता है 1658 को, जीत जाता है और जल्दीबाजी में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। दूसरी बार क्या होता है कि देवराई के युद्ध में 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है और फिर पूरे भारत का यानी कि दिल्ली का मुगल बादशाह का शासक बन जाता है, और अपने भाई जो है दारा सिकोह को देवराई के युद्ध के बाद मरवाता है और फिर दिल्ली का शासक बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया कि मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक ने यानी किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत काल में किस सुल्तान ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक ने यानी किस सुल्तान ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मुगल काल में कह दिया किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो औरंगजेब दोस्तों, याद रखेगा। ये सभी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी कभी लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी। यदि आपसे पूछ देगा कि बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी, तो याद रखिएगा मराठी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बहमनी राज्य की राजभाषा जो थी मराठी थी। देखिए क्या हुआ था कि जब दिल्ली में
जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद मोहम्मद बिन, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जब दिल्ली में शासक था तो दक्षिण में 2 राज्यों की स्थापना हुई। दक्षिण में 2 राज्यों की स्थापना हुई। पहला विजयनगर, ठीक है, पहला क्या? विजयनगर। विजयनगर, इसकी स्थापना किसने किया था? विजयनगर, इसकी स्थापना किया था 2 भाइयों ने। कौन कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किया था। और दूसरा जो था दोस्तों, वो था बहमनी। दूसरा बहमनी राज, इसकी स्थापना किसने किया था पता है? इसकी स्थापना किया था हसन गंगू। हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। कहीं कहीं आपको हसन गंगू देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बहमन शाह भी, अलाउद्दीन बहमन शाह देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और बहमनी राज की राजधानी कहां बनाया? राजधानी, बहमनी राज की राजधानी पूछ देगा, राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा गुलबर्गा। बहमनी राज की राजधानी कहां थी? गुलबर्गा थी। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो इसकी स्थापना कहां हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी, ठीक है। इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना कहां हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। विजयनगर की राजभाषा पूछ देगा, राजभाषा। विजयनगर का जो राजभाषा था ये तेलुगु था, तेलुगु, ठीक है। राजभाषा क्या है? विजयनगर का राजभाषा तेलुगु है। लेकिन इसकी राजधानी क्या है? राजधानी पूछ देगा विजयनगर का राजधानी कहाँ है? तो हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिएगा सभी दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? पूछ देगा आपसे, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन पूछ देगा कि किसके बीच हुआ था? पूछ देगा कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, ठीक है। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। और बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मौत के घाट उतार देता है, और फिर जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और फिर मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है एक और, पता है क्या? कि लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसी को मौत के घाट उतार करके, युद्ध में मार करके बाबर जो क्या करता है? दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। कौन? बाबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? कि मध्यकाल के युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक, ठीक है। मध्यकाल में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो है मध्यकालीन इतिहास के युद्ध में मारे जाने वाला पहला शासक था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। यदि आपसे पूछ देगा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किस ऐतिहासिक पुस्तक में मिलता है तो याद रखिएगा राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी पुस्तक था, इसकी रचना जो है इसी में कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। यह क्या था पता है, संस्कृत में था। संस्कृत एक पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। आपसे पूछ देगा कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है तो संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब दे देगा ये क्वेश्चन कि इस राजतरंगिणी के लेखक कौन है, इसका लेखक पूछ देगा कि लेखक यानी किसने रचना किया था राजतरंगिणी का, तो याद रखिएगा एक कश्मीरी ब्राह्मण था। कौन था तो कश्मीरी ब्राह्मण, उसका नाम क्या था तो कल्हड़। बस कल्हड़ नाम याद रखिए, कल्हड़ मिलता है। कश्मीरी ब्राह्मण आप जानकारी दिमाग में रखिए कि कश्मीरी ब्राह्मण था जिसने राजतरंगिणी, कल्हड़ कश्मीरी ब्राह्मण जिसने राजतरंगिणी की रचना किया था दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है पता है क्या, पूछता है कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा राजाओं की नदी। ठीक है, राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। क्वेश्चन पूछा है, हमेशा याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस भाषा में राजतरंगिणी लिखा गया है तो संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है तो कल्हड़, याद रखेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सिख धर्म या संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछ देगा कि सिख धर्म या सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा सिखों के पहले गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक कौन थे तो सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे तो प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु किसके तो सिखों के पहले गुरु। आपसे पूछ देगा कि सिखों के पहले गुरु कौन थे तो गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था तो गुरु नानक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म तो याद रखिएगा 1469 ईस्वी। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अच्छा, जन्म कहाँ पे हुआ था पूछ देगा, जन्म कहाँ हुआ था, पूछ देगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ तलवंडी में हुआ था। लेकिन तलवंडी अब कहाँ पड़ता है, अब जो है तलवंडी नहीं कहा था, इसका नाम अब चेंज करके पता है क्या कर देगा, तलवंडी का नाम चेंज करके अब कहा था इसे ननकाना साहिब कहा है। लेकिन ननकाना साहिब वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में ननकाना साहिब कहाँ है तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे है तो लाहौर के पास। ठीक है, लाहौर के पास पाकिस्तान में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक का जन्म जब हुआ था तलवंडी में तो किस नदी के किनारे हुआ था, किस नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था तो रावी नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। गुरु नानक का मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, करतारपुर में। करतारपुर कहाँ है पंजाब में। पंजाब के करतारपुर में सिखों के 9वें गुरु यानी कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जितना क्वेश्चन मैंने बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है मराठा साम्राज्य के पेशवा किस शहर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है। क्वेश्चन तीसरा है विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।